अब हम अगले टॉपिक के बारे में चलेंगे। इसके पिछले वाला जो टॉपिक है प्रिज्म के विचलन कोण का मान निकाले हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म। अब हमको क्या निकालना है? प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकालना है। कोई प्रिज्म दिया गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। तो ये देखो बाबू, चाहे उत्तर प्रदेश का बोर्ड हो, चाहे एमपी का बोर्ड हो, चाहे बिहार का बोर्ड हो, ये मेनली रूप से बिहार के बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड बोर्ड के लिए भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाकर देखना होगा तो अपने बिहार के चाहे अन्य कोई लोग जो उत्तर प्रदेश, एमपी, झारखंड इत्यादि राजस्थान का बोर्ड का देखना होगा तो क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में है, देखो, कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। केवल प्रकाश का कैसे अपवर्तन होता है उसका किरण आरेख खींचना है। इसमें लिटरेचर नाम का कोई चीज देना होना चाहिए। इसमें केवल किरण आरेख खींच देना है कि प्रकाश का अपवर्तन किसी प्रिज्म में किस प्रकार अपवर्तन होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र को स्थापित करें। जो सूत्र निकलता है उसका मान हम क्या करना है? ज्ञात करना है। ये बिहार बोर्ड के 2013 गया है और उसी क्वेश्चन पे इस तरह कैसे पूछा है। एक प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र म्यू या एन, अपवर्तनांक को म्यू या एन दोनों द्वारा सूचित किया जाता है। साइन म्यू या एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा में साइन ए बाई 2। डेल्टा एम क्या है? न्यूनतम विचलन का कोण है। डेल्टा एम क्या है? न्यूनतम विचलन का कोण है। जब मिनिमम विचलन का कोण होगा तो क्या होगा? और इस तरह के बात में हम आएंगे कि कैसे इसका डायग्राम होगा। जो हमने एंगल ऑफ डेविएशन का जो चित्र खींचे हैं वही चित्र हुबहू रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम वहीं से स्टार्ट करना होता है थ्योरी का, तब जाकर निकालते हैं। देखो, एबीसी कोई प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण ए है। अपवर्तक कोण ए के सामने की भुजा बीसी क्या है? आधार है। एबी और एसी क्या है? अपवर्तक कोण है। प्रकाश की किरण के एबी अपवर्तक कोण पर आपतन के कोण I1 पर आपतित होती है और वहां से प्रिज्म के अंदर R1 कोण पर अपवर्तित होकर LM दिशा में गमन करती है। कहाँ? प्रिज्म के अंदर, तथा बाहर की ओर MN दिशा में निर्गत होती है। इतना हो गया। अब तब हम इसको निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और आपतित किरण को उसके आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये सपोज कर लीजिए, यदि प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरण K से A जाती और L से कहाँ जाती? D तक जाती। और इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पर मिलती है? आपतित किरण के P बिंदु पर मिलती है। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो कोण डेल्टा बनता है वह विचलन का कोण होता है। विचलन के कोण का सिंपली परिभाषा होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। और तब हम यही क्रिया से आगे की ओर बढ़ेंगे। जस्ट उसके पीछे वाला ही सब चीज होगा। त्रिभुज PLM में देखिएगा, त्रिभुज PLM में डेल्टा क्या है? बहिष्कोण है। और बहिष्कोण सामने के दो अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। इसके और इसके जोड़फल के बराबर होगा। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा कोण PLM तथा कोण PML, कोण PML। अब हम कोण PLM और कोण PML का मान हम निकालेंगे, वही चीज रहेगा। देख लीजिए, ये देखिए, ये किरण देखो ऐसे आई है और ये किरण कैसे आई? ऐसे आई है। और ये कितना हो गया? I1 हो गया। और I1 जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं।
और यहाँ पर देखिए इस कोण में इस रेखा, ये वाला पोर्शन इधर का हो गया और ये पोर्शन, ये रेखा और ये रेखा इधर, लेकिन बीच में देख रहे हैं रेखा ना, एक बीच में इस तरह रेखा खींचा गया है और ये कोण कितना है R1। तो ये I1 किसके बराबर होगा? टोटल I1 के बराबर हो जाएगा। तो इतना में से देख लो, इतना में से इतना को घटा देंगे। क्या करेंगे? इतना एंगल को घटा देंगे, इतना एंगल को घटा देंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा? I1 माइनस कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा। I1 माइनस R1 हो जाएगा। इतना I1 माइनस R1 और उसका जस्ट उसी तरह निकालेंगे। देखो इस फेस पर आइए, यहाँ पर एक किनारा ऐसे है, इसको ले लीजिए, ये ऐसे काट रहे। इतना क्लियर हो गया। और ये कोण कितना है? I2 है और इसमें देखो एक लकीर खींचा गया है, देख रहे हैं यहाँ ये लकीर खींचा गया है जो R1 और R2 एंगल से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर अगर कितना हो गया? R2 हो गया और ये पूरा कोण होल कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा। इस पूरे कोण में से जब R2 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? I2 माइनस R2 हो जाएगा। दोनों का मान निकल गया। I2 माइनस कितना हो गया? R2 हो गया। देख लीजिए I2 माइनस R2 हो गया। जब I2 माइनस R2 हो गया तो इसका मान हो जाएगा I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2 हो जाएगा। I1 और I1 प्लस है, I1 और I2 प्लस है, इसको एक जगह ब्रैकेट में रख देंगे। I1 प्लस I2, ये देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल लेंगे तो इसके कोष्ठ के अंदर का कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। R1 प्लस R2, ये समीकरण कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम त्रिभुज OLA में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसमें है? समचतुर्भुज ALOM में ये देखो 4 भुजाएं हैं। समचतुर्भुज का डेफिनेशन क्या है? जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं का जोगफल 2 समकोण अर्थात 180 डिग्री के बराबर होता है वह समचतुर्भुज कहलाता है। इतना तो क्लियर हो गया। और यहाँ देखना है कि ये कोण 90 कैसे हो गया? ये कोण 90 कैसे हो गया? ये कोण 90 देखो, इतना हम थोड़ा सा खींच देते हैं समझने के लिए। ये कोण 90 देखो, ये कोण 90 कैसे हो गया और ये कोण तुम्हारा 90 कैसे हो गया? पहले नंबर देखिए ON1 क्या है? AB पर अभिलंब है और ON2 AC पर अभिलंब है। जब अभिलंब रेखा खींचा जाता है तो वह अभिलंब रेखा 90 डिग्री के कोण पर बनता है। तो ये कोण 90 हो गया और ये कोण क्या हो गया? 90 हो गया। तब कहने का मतलब कि कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। क्लियर हो गया। और ये कोण जो बच रहा है कोण A और प्लस कोण O, ये अपने आप 180 डिग्री के बराबर होगा। जब उसमें 180 नहीं जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल 360 डिग्री के बराबर हो गया। हमको 180 मिल गया तो 180 दोनों का जोगफल अपने आप हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? तो देखो अब क्या करेंगे? अब समीकरण 2 और 3 से लेंगे। देखो समीकरण 2 और 3 दोनों का राइट हैंड साइड 180 डिग्री है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो कोण O और कोण O कट जाएगा तो A बराबर कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 होगा। तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए
समीकरण 1 और 4 की बाबू जरूरत है, इसलिए हमने किनारा समीकरण 1 और 4 को लिख लिया है। अब देखिए समीकरण 1 और 4 से समीकरण 4 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो डेल्टा बराबर कितना होगा, I1 प्लस I2 माइनस A। देख लो समीकरण 1 इतना है, R1 प्लस R2 की जगह पर कितना रख देंगे, A रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। न्यूनतम विचरण की स्थिति का मतलब पहले बढ़िया से समझो कि न्यूनतम विचरण का मतलब होता है कम से कम मतलब बहुत सटा होना चाहिए। बहुत सटा, यहाँ पर तुम लोग देखेंगे कि बहुत सटा हुआ, अगर दो बाल जो है सर का अगर एक में सटा दिया जाता है तो उसके भी बीच की दूरी रहती है, लेकिन पता नहीं चलता है कि बीच की दूरी कितना है। अब देखिए थोड़ा, यहाँ पर विचरण का कोण कितना है, डेल्टा है। जब न्यूनतम विचरण होगा कम से कम होगा तो ये जो किरण है जो बाहर निकल रही है ये धीरे धीरे कहाँ चलेगी, इसी पर चलने लगेगी। क्या होगा, इसी पर I2 कोण कहाँ बन जाएगा, जस्ट यहाँ बन जाएगा। R1 और R2 भी क्या होगा, इसी में सड़ जाएगा। अगर ये रेखा L से M और M से N जा रही है, अगर सीधी रेखा पर बहुत कम मिनिमम होगा तो विचरण का कोण बहुत मिनिमम होता है। ये किरण N जो किरण है वो सीधे क्या होगा, LD रेखा पर चलने लगेगी और LD रेखा एकदम लगभग सट जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी। उस स्थिति में I1 जो है यहाँ सट जाएगा तो I2 के बराबर हो जाएगा, और R1 जब सट जाएगा यहाँ तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। कब, जब न्यूनतम ये डेल्टा कोण का मान कम से कम कर दिया जाएगा, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचरण की स्थिति। यही आपको बार बार समझना है। न्यूनतम विचरण की स्थिति मान लो इसमें 60 या 70 डिग्री का है, हम 1 डिग्री करते हैं, 0.5 डिग्री करते हैं, 0.1 डिग्री करेंगे तो आखिर तो कुछ कोण रहेगा ना, लेकिन 0.1 डिग्री करेंगे। अगर 0.01 डिग्री कर देते हैं, चाहे 0.02 डिग्री कर देंगे तो ये रेखा क्या होगा, इतना LM रेखा के करीब होगा। कहने का मतलब LM रेखा LPD रेखा के इतने करीब हो जाएगा कि जांचना असंभव हो जाएगा। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचरण की स्थिति कहते हैं। तो उस स्थिति में I1 क्या होगा, I2 के बराबर हो जाएगा, और R1 क्या होगा, R2 के बराबर होगा। देखो न्यूनतम विचरण की स्थिति में I1 बराबर I2 बराबर I माना, और डेल्टा M नहीं, R1 बराबर R2 बराबर हमने कितना मान लिया है, R मान लिया है, और डेल्टा M और डेल्टा के जगह पर हम क्या रखेंगे, डेल्टा मिनिमम बहुत कम होगा, इसको क्या मान लिए, डेल्टा M मान लिए। अब समीकरण 4 से आइए, समीकरण 4 है ना बाबू, समीकरण 4 से जब हम मान रखेंगे, देखते रहिए, समीकरण 4 में A बराबर R1 प्लस R2 है, तो दोनों की जगह पर R प्लस R हो जाएगा। कितना होगा, यहाँ पर A बराबर R1 प्लस R2 था ना, इसमें क्या होगा, R1 की जगह पर R हो जाएगा, R2 की जगह पर R हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 2R। अब हम R का मान निकालेंगे तो कितना होगा, R इक्वल टू A/2 होगा। अब समीकरण 5 से आइए, डेल्टा की जगह पर क्या रख देंगे, डेल्टा M हो जाएगा। I1 की जगह पर कितना रख देंगे, सिर्फ I2 की जगह पर कितना रख देंगे, I, अब माइनस A तो है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, डेल्टा M बराबर 2I माइनस A। हम I का मान निकालना है, इसको इस तरफ करेंगे तो 2I बराबर कितना होगा, A प्लस डेल्टा M। I बराबर कितना होगा, A प्लस डेल्टा M/2 हो जाएगा। I का मान निकल गया, और स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, म्यू बराबर साइन I बटा में साइन R। I तथा R का मान पुट करेंगे तो I की जगह पर कितना हो जाएगा, A प्लस
डेल्टा एम बाई टू, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और आर की जगह पर कितना हो जाएगा ए बाई टू। यही हमारा प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक होगा। कब? जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगा तब। इस क्वेश्चन को बाबू बहुत आप लोग बहुत मेहनत करके तैयार कर लीजिएगा, और तैयार करने के बाद परीक्षा में संभावनाएं बहुत काफी रहती है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग बहुत प्रेम पूर्वक तैयार करिए। क्वेश्चन बहुत हल्का है और परीक्षा में आपको फुल मार्क्स देता है।